नमस्कार प्रशिक्षुओं, आज हम बात करेंगे पठन विषय पर। पठन वास्तविक रूप में किसे कहते हैं, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हम विद्यालयों में जब जाते हैं तो हम देखते हैं बच्चा किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को पढ़ रहा है, उसका उच्चारण कर रहा है, किंतु अर्थ नहीं ग्रहण कर पा रहा है। ऐसी समस्या प्रायः हमारे समक्ष आती है। तो इस समस्या को हम सही रूप से किस तरह से समझें और इसका निराकरण करें, इसके लिए हमें स्वयं समझना पड़ेगा कि पठन होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि पठन वास्तविक रूप में क्या होता है। आपके समक्ष एक पंक्ति लिखी हुई है जिसमें कुछ शब्द हैं, उसको पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। काइला सिले सदगल पूरी कोरची तैसे बालीदारी। आपने मेरे साथ इन शब्दों को पढ़ लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप देवनागरी लिपि से परिचित हैं। लेकिन क्या आप इसका अर्थ ग्रहण कर पाए हैं? नहीं ग्रहण कर पाए होंगे इसका अर्थ, क्योंकि आप इन शब्दों से अपरिचित हैं। यहाँ शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करने को हम पढ़ना क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इन शब्दों का, वाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं, ना कि अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि काइला सिले सदगल पूरी कोरची तैसे बालीदारी, ये किसी अन्य भाषा के शब्द लग रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इनको पहले कभी सुना है, ये अपरिचित से लग रहे हैं। इसी तरह से जब बच्चा किसी शब्द को, वर्ण को, वाक्य को पढ़ता है तो वह उसका उच्चारण कर पाता है, सिर्फ उच्चारण कर पाता है। उसके लिए वो वर्ण अपरिचित से होते हैं, उनके शब्दों को नहीं, शब्दों के अर्थों को नहीं ग्रहण कर पाता है। तो इसको हम पठन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। पठन वास्तविक रूप में होता है भाव सहित अर्थ निर्माण करना, और इसके अंतर्गत आता है शब्द पहचान, फिर समझ को विकसित करना, तत्पश्चात अर्थ को निर्माण करना। समझ विकसित करना, जब समझ विकसित होगी तो अर्थ निर्माण स्वयं हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया एक साथ चलेगी, शब्द को पहचानने की, अर्थ निर्माण करने की, तभी पढ़कर समझना सार्थक होगा, पूर्ण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य को या शब्द को जब हम पढ़ते हैं और अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तो वही वास्तविक रूप में पढ़ना कहलाता है। अब हम बात करेंगे शब्द पहचान की, कि शब्द पहचान क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि शब्दों को पहचानना भी जरूरी है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे देखिए कुछ वर्ण दिए हुए हैं देवनागरी लिपि के, और इन्हीं के समक्ष कुछ अन्य चिन्ह दिए हुए हैं, जिनको जोड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। वर्णों के नीचे, देवनागरी वर्णों के नीचे लिखा हुआ है जो चिन्ह है, @ का चिन्ह है आ की मात्रा के लिए, रैश का चिन्ह है जा के लिए, ग्रेटर देन का चिन्ह है ला के लिए, और एंड का चिन्ह है हा के लिए। अब नीचे दो शब्द दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। पहला है, जो चिन्ह है उन्हीं को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जहाज, जल। तो जो यहाँ शब्द दिए हैं इनको पढ़ने के लिए हमने क्या किया है, दो प्रक्रियाएं की हैं। पहली प्रक्रिया क्या की है, वर्ण की ध्वनि को पहचाना। अच्छा, इसको इस उदाहरण से ऐसे समझिए, जैसे रैश चिन्ह की ध्वनि है जा और ग्रेटर देन चिन्ह की ध्वनि है ला। अब आपने चिन्हों को ध्वनियों से जोड़ लिया, फिर आपने क्या किया,
जब आपने इन चिन्हों को ध्वनियों से जोड़ लिया तब आपने शब्द का पढ़ लिया, शब्द का उच्चारण कर लिया, शब्द को पढ़ लिया। तो ये जो आपने किया, चिन्हों को ध्वनियों से जोड़ा, तो यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाई। आप इस प्रक्रिया को समझ गए? जब हम क्या करते हैं, चिन्ह को ध्वनि से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए का की ध्वनि है, का ध्वनि है। अब का के लिए क्या है, एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है ना, हमने का की ध्वनि को इसी प्रतीक चिन्ह से जोड़ा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे जा के लिए हृदय के लिए जा की ध्वनि दी है, तभी तो हम डिकोड कर पाए, तभी तो हम इसको पढ़ पाए ना। अब डिकोडिंग को हम पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम अगली प्रक्रिया पे आते हैं, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या समझ की प्रक्रिया। इसके लिए एक छोटा सा अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और खाने के लिए पेड़ के नीचे ले गया, मगर बहुत जोर लगाने पर भी कछुए के खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी यह देख रही थी। उसने बड़े भोलेपन से कहा, तेंदुए जी, इसका खोल बड़ा मजबूत है, इसे थोड़ी देर पानी में डाल दो, वह नरम होकर खुद ही निकल जाएगा। यह अनुच्छेद पढ़कर आपको पता लग गया होगा कि लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कछुए की जान बचाने के लिए झूठ बोला, मगर इस अनुच्छेद में यह बात कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। यह समझने के लिए आपने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया और कुछ निष्कर्ष निकाले। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आप पहले से जानते हैं कि कछुआ पानी में रह सकता है और पानी में जाने से उसकी खोल नरम नहीं होती है। इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। दूसरी बात यह है कि आप यह जानते हैं कि लोमड़ी ने भोलेपन से बोला ज़रूर, लेकिन उसके पीछे उसकी चालाकी छुपी हुई है। तो आपने शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझा। इस पाठ पर या इस अनुच्छेद पर अपनी समझ बनाने के लिए किसी भी पाठ पर, किसी भी विषय पर अपनी समझ बनाने के लिए हमें न केवल उसे शाब्दिक तौर पर समझना ज़रूरी है, बल्कि पाठ से परे जाकर के वाक्यों में छिपे अर्थ को भी समझना ज़रूरी है। किसी पाठ को समझने के लिए या किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी कहानी को, कविता को, अनुच्छेद को, पाठ को समझने के लिए 3 स्तरों की प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। पहली प्रक्रिया है तथ्य आधारित समझ की, दूसरी है अर्थ निर्माण की, तीसरी है समृद्ध समझ। जब बच्चा किसी पाठ को पढ़ता है तो उसे 3 स्तरों पर समझता है, तभी पठन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आइए हम पहली समझ की बात करते हैं, तथ्य आधारित समझ की। कहानी पढ़ करके अगर बच्चे, कहानी या पाठ को पढ़ करके अगर बच्चे कब, कौन, कहाँ, क्या आदि से जुड़े प्रश्नों के जवाब दे पाएँ तो यह बच्चों की तथ्य आधारित समझ को दर्शाता है। कहानी के तथ्य प्रायः साफ साफ दिए होते हैं और बच्चों को केवल पढ़कर अपनी स्मृति या पाठ में आए शब्दों के आधार पर उत्तर देना होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, हम अपने पूर्व के अनुच्छेद को ही उदाहरण स्वरूप लेते हैं, क्योंकि अगर अन्य उदाहरण लेंगे तो थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी, और अगर हम अब इसी अनुच्छेद को लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा होगी। तो जो अनुच्छेद हमने पढ़ा था उस आधार पे हम तथ्य आधारित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तेंदुए ने मुंह में क्या पकड़ा था, यह एक तथ्य आधारित प्रश्न है ना। अगर इस तरह के प्रश्न बच्चे जवाब दे लेते हैं तो आप समझिए उन्हें तथ्य समझ में आ गया कहानी का। किसने कहा कछुए को पानी में डाल दो, तो किसने कहा, लोमड़ी ने कहा।
इसमें बात यहाँ पे सीधे तौर से इस अनुच्छेद में कही गई है। इसमें बच्चे को ये जो पहली समझ बनी है, इसमें बच्चे को कहानी से परे कोई अर्थ बताने के लिए नहीं कहा गया है। इसमें जो बात जैसी कही गई है उसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह बच्चे की तथ्य आधारित समझ को दर्शाता है। अब बात करेंगे हम अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के। तथ्य बता पाने से ऊपर का यह स्तर है, मतलब अर्थ निर्माण जब बच्चा करता है तो तथ्य से थोड़ा सा ऊपर की यह प्रक्रिया होती है। इसमें बच्चे पाठ को अपने जीवन से जोड़ते हैं, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, अनुमान लगाते हैं, पाठ के अलग अलग हिस्सों को एक साथ सूत्र में जोड़ते हुए देखते हैं, समझते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं तथा अर्थ निर्माण करते हैं। इसमें कहानी को अपने शब्दों में सुनाना या पाठ की मुख्य बातें या विचार बताना, ये सारी बातें ही सम्मिलित होती हैं। जैसे हम पहले ही कहानी, अब इस अनुच्छेद को ही लेते हैं। इसमें अगर हम बच्चों से कहें इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ, तो यह एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होगी। इसी तरह से हम अन्य क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अन्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम समृद्ध समझ की। यह वह स्तर है जब बच्चा पाठ को पढ़कर विश्लेषण व मूल्यांकन करता है तथा किसी रचनात्मक कार्य के लिए पाठ में दी गई जानकारी का प्रयोग करता है। इस स्तर में बच्चा पाठ में दी गई जानकारी का नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है, पात्र के मन के विचारों का अनुमान लगाता है, पात्रों व घटनाओं की तुलना करता है तथा पाठ से संबंधित कुछ नई सोच विकसित करता है या नई रचना करता है। जैसे यदि बच्चे से कहा जाए, अगर तुम लोमड़ी के स्थान पर होते तो कछुए की जान कैसे बचाते, या इस कहानी में तुम्हें सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा, या इस कहानी को विस्तार दो, इस कहानी को आगे बढ़ाओ, क्या तेंदुए ने कछुए को पानी में डाला होगा, आदि बातें हम बच्चे से कर सकते हैं। यदि बच्चा अपनी उसकी समझ समृद्ध हो चुकी होगी तो वो बच्चा इन सब प्रश्नों का जवाब भली भांति दे पाएगा। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि बच्चा किसी भी पाठ को समझ गया है, पढ़ लिया है और अपनी पढ़कर समझने की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाया है। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो न केवल लिखित सामग्री का प्रवाहपूर्वक उच्चारण करते हैं, बल्कि उसका अर्थ भी ग्रहण करते हैं। केवल शब्द पहचान लेने से पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होती है। पढ़ते समय शब्द पहचानना और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया दोनों ही साथ साथ चलती है। पढ़ने के दौरान पाठ में दी गई जानकारी और बच्चों का पूर्व ज्ञान व अनुभव मिल करके ही अर्थ का पूरी तरह से निर्माण करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्रशिक्षुओं कि आप सभी पठन की प्रक्रिया को समझ गए होंगे या भली भांति समझ गए होंगे कि पठन किसे कहते हैं। धन्यवाद।